Hello students, good morning. How are you? Students, today we have last topic of lesson number 9, monetary policy to correct excess and deficient demand. फिजिकल पॉलिसी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. आज है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी स्टूडेंट्स मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं लेसन नंबर 6 के अंदर, जब मैंने आपको करवाया था सेंट्रल बैंक के फंक्शंस. तो उसमें एक फंक्शन था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. तो मैंने आपको तब भी कहा था कि हम लोग ये टॉपिक बाद में भी करेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है. सॉरी स्टूडेंट्स. तो आज वही मॉनेटरी पॉलिसी है हमारे पास. मॉनेटरी पॉलिसी मींस द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट मनी सप्लाई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी. यानी देश के अंदर मनी सप्लाई को और रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल बैंक जो पॉलिसी बनाता है दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी. फिर आपको याद होगा मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मॉनेटरी पॉलिसी के दो इंस्ट्रूमेंट हैं, एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव. ठीक है. वो आप लोग अपने आप उसको रीड करना, मैं आपको सिंपली करवा रहा हूं. दे आर फॉलोइंग टर्म्स: बैंक रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट. ये अपने आप में एक एक पॉइंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. आप क्वेश्चन नोट करोगे. एक्सप्लेन बैंक रेट पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू करेक्ट एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए बैंक रेट पॉलिसी को एक्सप्लेन कीजिए 3 मार्क्स के अंदर. ठीक है. एक्सेस डिमांड का मैं आपको बता रहा हूं और डेफिशिएंट डिमांड में आपने उसको अपने आप करना है सेल्फ. हाँ जी. इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करोगे आप लोग? सबसे पहले एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ सिचुएशन व्हेन प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड इज एक्सेस ऑफ प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. क्लियर? उसके बाद आप लोग बैंक रेट की डेफिनेशन क्या होती है? बैंक रेट, बैंक रेट या रेपो रेट भी कह सकते हैं हम उसको. इट्स द रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन टू द कमर्शियल बैंक. इसकी डेफिनेशन आ जाती है. फिर नीचे देखोगे अलग पैरे में, टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड the level of AD यानी एग्रीगेट डिमांड नीड्स टू बी रिड्यूस्ड. क्या करना हमने? टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड द लेवल ऑफ AD एग्रीगेट डिमांड नीड्स टू बी रिड्यूस्ड. Therefore the central bank will increase बैंक रेट. सेंट्रल बैंक क्या करेगा? बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा. फिर आगे क्या लिखना अपनी? नाउ क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक फ्रॉम सेंट्रल बैंक बिकम कॉस्टलियर. सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंकों को मिलने वाला क्रेडिट कॉस्टली हो जाता है. एज अ फॉलो अप एक्शन, एज अ फॉलो अप एक्शन कमर्शियल बैंक्स इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? द रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देते हैं. ब्रैकेट में क्या लिखोगे? द रेट एट विच कमर्शियल बैंक प्रोवाइड लोन टू द पब्लिक. व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर क्रेडिट बाय द पब्लिक फॉर कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट पर्पज decreases.
ठीक है बेटा। यानी लोग जो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लोन लेते हैं उसके लिए डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। When demand for credit decreases, the cash flow, liquidity, एक ही बात है, कैश फ्लो लिखो या लिक्विडिटी, द कैश फ्लो इन द इकोनॉमी डिक्रीजेस, which further leads to decrease in the demand for goods and services. The level of AD falls या decreases, decline, which is required to correct excess demand. ठीक है ना। एक चैन बना लिया आप लोगों ने कि बैंक रेट इंक्रीज हुई, बैंक रेट इंक्रीज होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, इंक्रीज, डिमांड फॉर क्रेडिट डिक्रीजेस, कैश फ्लो डिक्रीजेस, परचेजिंग पावर ऑफ पीपल डिक्रीजेस, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीजेस, लेवल ऑफ एडी फॉल्स, विच इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। क्लियर बेटा, ये आपने करना है, वीडियो को देखकर आपने इस पॉइंट को लिखना है 3 मार्क्स के अंदर, और इसी से रिलेटेड आपने बनाना है बैंक रेट पॉलिसी टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड, ये आपने बनाना है। ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड की डेफिनेशन लिखोगे, बैंक रेट की डेफिनेशन लिखोगे, फिर क्या लिखना है आपने, टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड द लेवल ऑफ एडी नीड्स टू बी इंक्रीज्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, बैंक रेट को डिक्रीज कर देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगी, क्रेडिट की डिमांड बढ़ेगी, कैश फ्लो बढ़ेगा, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, डिमांड फॉर गुड सर्विसेज बढ़ेगी, एडी का लेवल इंक्रीज होगा। ये आपने करना है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, अब मैं करा रहा हूं आपको कैश रिजर्व रेशियो टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। वही सेम स्टार्टिंग आपने बढ़िया करनी है। सबसे पहले डेफिशिएंट डिमांड की डेफिनेशन, फिर सीआरआर की डेफिनेशन। क्या होता है सीआरआर, इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ टोटल demand deposit which commercial bank have to keep with central bank as a reserve. Clear? Now, to correct the situation of deficient demand, central bank reduces CRR. Central bank क्या करेगा, CRR को reduce कर देगा. Now, the commercial bank have to keep less cash as a reserve with central bank. It increases the credit capacity of commercial bank. कमर्शियल बैंकों की क्रेडिट कैपेसिटी बढ़ जाती है। Now more credit is available to the public. पढ़ा हुआ आपने 6th लेसन के अंदर क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। जितना सीआरआर कम होगा कमर्शियल बैंक उतना ही ज्यादा क्रेडिट क्रिएट करेंगे, उतने ज्यादा इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। ठीक है, नाउ मोर क्रेडिट इज अवेलेबल टू द पब्लिक, इट इंक्रीजेस द लिक्विडिटी या कैश फ्लो इन द इकोनॉमी। नाउ द पीपल हैव मोर परचेजिंग पावर, therefore more demand for goods and services which increases the level of aggregate demand which is required to correct deficient demand. Clear? ये आपने करना है।
SLR, ये क्या होता है? ये जो टोटल डिपॉजिट का जो परसेंटेज कमर्शियल बैंकों को अपने पास रखना होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा अपने पास रखेंगे क्रेडिट कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि रिजर्व में ज्यादा रखेंगे तो क्रेडिट क्या देंगे लोग? कम देंगे। जितना SLR कम होगा, डिसाइड करता है RBI, जितना SLR कम होगा उतना रिजर्व कम रखना पड़ेगा और क्रेडिट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर? ये आपने अपने आप करना है पॉइंट। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। Open market operation, it is a policy of the central bank to sell and purchase of government securities on the behalf of government. To correct excess demand, the central bank will sell securities to the commercial bank as well as public. क्योंकि एक्सेस डिमांड के केस में आपको पता है हमें मार्केट से लिक्विडिटी को स्क्वीज करना है, निचोड़ना है, कम करना है। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा, ठीक है। अब सिक्योरिटी परचेज कौन करेगी? पब्लिक या कमर्शियल बैंक? पब्लिक भी खरीदती है तो भी उनका पैसा जो बैंकों के पास डिपॉजिट है वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? RBI के पास। तो इससे जो कमर्शियल बैंकों की क्रेडिट कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्या लिखोगे? सेंट्रल बैंक विल सेल सिक्योरिटी टू द पब्लिक एज वेल एज कमर्शियल बैंक। दिस रिड्यूसेस द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। नाउ लेस क्रेडिट इज अवेलेबल टू द पब्लिक। कोई सेम प्रोसेस लिखोगे। लेस क्रेडिट टू द पब्लिक मीन्स less cash flow in the economy, less purchasing power, less demand for goods and services, ठीक है ना। जो लोग जो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स की डिमांड करते हैं C+I क्या होता है? AD। तो AD की डिमांड कम हो जाएगी, विच इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। क्लियर? डेफिशिएंट डिमांड केस में सेंट्रल बैंक ने सिक्योरिटी सेल कर रखी हैं पब्लिक को, कमर्शियल बैंकों को, वो वापस ले लेगा, परचेज करेगा पब्लिक से। तो इससे क्या होगा? मतलब आपने 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी परचेज कर रखी है तो सेंट्रल बैंक आपसे वो परचेज करेगा, ठीक है। तो परचेज करने का मतलब आपको 1 लाख रुपीज रिटर्न करना। 1 लाख रुपए का चेक आपको सरकार की, गवर्नमेंट तरफ से, RBI की तरफ से आएगा। वो चेक आपका कहां जमा होगा? बैंक में जमा होगा। यानी बैंक के पास डिपॉजिट बढ़ेगा, और बैंक के पास डिपॉजिट बढ़ने का मतलब कमर्शियल बैंकों की क्रेडिट कैपेसिटी इंक्रीज होना है। मोर क्रेडिट टू द पब्लिक, मोर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। कर लो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन amount of security offered for loan and the amount of loan granted by the commercial banks। यानी जब भी आप बैंक से लोन लेते हो तो लोन लेने के लिए आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। जितनी आप सिक्योरिटी देते हो बैंक आपको उतना लोन नहीं देता है, ठीक है। अगर बैंक आपको कहता है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% है, इट मीन्स अगर आप 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी रखते हो 1 लाख रुपीज की, तो 20% काट दीजिए इसका 20,000, यानी बैंक आपको लोन देगा 80,000 रुपीज का। बैंक विल प्रोवाइड यू द लोन ऑफ अमाउंट ऑफ रुपीज 80,000। क्लियर है? अब आपने मार्जिन रिक्वायरमेंट करना है टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए आपने ये पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, डेफिशिएंट डिमांड। तो आपको पता ही है कि डेफिशिएंट डिमांड के केस में हमने
क्रेडिट फैसिलिटीज को बढ़ाना है, कैश फ्लो को इंक्रीज करना है, देन सेंट्रल बैंक विल रिड्यूस मार्जिन रिक्वायरमेंट, लेट इट टू बी 10%. Now more loan is granted on the same amount of security. For example, now rupees 90,000 will be provided on the same security of rupees 1 lakh. It makes loan more attractive. लोन क्या हो जाते हैं आपके, अट्रैक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उसी सिक्योरिटी के ऊपर, कम सिक्योरिटी के ऊपर लोन क्या मिल रहा है आपको, ज्यादा मिल रहा है. लोग लोन लेने के लिए अपनी एसेट को गिनवी रख के, ठीक है, अपने गोल्ड को गिनवी रख के, अपने घर को गिनवी रख के लोग लोन लेने की ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि लोन अट्रैक्टिव लग रहा है. ठीक है, तो इससे क्रेडिट की डिमांड इंक्रीज होती है. व्हेन डिमांड फॉर क्रेडिट इंक्रीजेस देन कैश फ्लो इन द इकोनॉमी आल्सो इंक्रीजेस. उसका रिजल्ट आपको पता है, जितना कैश फ्लो बढ़ेगा परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी इकोनॉमी के अंदर, और परचेजिंग पावर बढ़ने का मतलब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो इंक्रीज होती है. तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने हर क्वेश्चंस को 3 मार्क्स में जनरेट करना है, फ्रेम करना है. ठीक है, कोई डाउट आता है आप लोग कॉल करो मेरे को, वैसे पूछो. ठीक है, तो ये आपने नियर अबाउट 5 क्वेश्चन तैयार करने हैं. ठीक है, ये आपने करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका मॉनेटरी पॉलिसी. 5 + 5 10 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए, 5 एक्सेस डिमांड में, 5 डेप्शन डिमांड में. तो ये आप कल तक इसको कंप्लीट कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.